વિચારોને મળી રહ્યો છે રાષ્ટ્રીય મંચ. વિચારો હશે યુવાનોના સ્પષ્ટ અને અવાજ હશે તાકાતવાર. આવી રહ્યો છે વિકસિત ભારત યંગ લીડર્સ ડાયલોગ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું બેલા 40,000 અને આપ સર્વેનું સ્વાગત છે આજના જિંદગી કેફે કાર્યક્રમ અંતર્ગત વિશેષ ચર્ચામાં. ભારતની યુવાન વસ્તી વિશ્વમાં સૌથી મોટી છે અને આ યુવાનોનો દેશના વિકાસ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ફાળો છે. તેમનો ઉત્સાહ, તેમની ઉર્જા અને નવીન વિચાર શક્તિ આપણા સમાજ અને આર્થિક વ્યવસ્થાને આગળ વધારવા માટે ખૂબ જ અનિવાર્ય છે. અને આ યુવાનોની પ્રતિભા અને કાર્યક્ષમતા દેશને વૈશ્વિક મંચ પર મોખરે લાવવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવી રહી છે. યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સતત સરકાર પ્રયત્નશીલ રહી છે. મંત્રાલય ઓફ યુથ અફેર્સ અને સ્પોર્ટ્સ દ્વારા પણ વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા યુવાનોને વ્યાવસાયિક અને ટેકનિકલ કૌશલ્યમાં સશક્ત બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. પ્રગતિશીલ ભારત માટે યુવાનો માત્ર નવી આર્થિક પ્રગતિ માટે નહીં, પરંતુ સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક સુધારણા માટે પણ અગત્યના છે. તેમના વિચારો અને તેમના મંતવ્ય દેશને વધુ ઇન્ક્લુઝિવ, સ્વચ્છ અને અદ્યતન બનાવે છે. દર્શક મિત્રો, આજના કાર્યક્રમમાં આપણી સાથે ચર્ચામાં ભાગ લેવા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર કમલકુમાર કર, કે જેઓ મિનિસ્ટ્રી ઓફ યુથ અફેર્સ અને સ્પોર્ટ્સ ખાતે સહાયક પ્રોગ્રામ સલાહકાર છે. અને સાથે ઉપસ્થિત છે યુથ આઇકોન મેઘરાજસિંહ ગોહિલ. આપ બંને મહાનુભાવનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આજના અમારા કાર્યક્રમમાં. દર્શક મિત્રો, આજની ચર્ચામાં જો આપને પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય કે કોઈ વાત કરવી હોય તો આપ સ્ક્રીન પર दिखाई રહેલા नंबर पर आपनो कॉल जोड़ी सको છો ને हमने बात करी सको છો. कमल सर, सबसे पहले आपसे ही बात की शुरुआत करते हैं. ये जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है, वो बेसिकली उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्शक को दीजिए कि वो क्या है. नमस्कार सभी दर्शक मित्रों को भी नमस्कार. एक बात मैं दोहराना चाहूँगा कि लाल किला से अपनी भाषण के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री ने ये कहा था कि जो युवा मित्र 18 साल की हो गए लेकिन 25 साल की हुए नहीं हैं, तो ये लोग अपनी मन की जो भी उनका जो विकसित भारत की बात करते हैं, उस विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए जितने युवा मित्र हैं वो पूरे देश से छंटे हुए और एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, अपने एक चैनल के थ्रू वो सब आए, दिल्ली में इकट्ठा हुए और सभी के सामने विकसित भारत के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करें. तो उसी को सामने रखते हुए विकसित भारत यंग डायलॉग प्रोग्राम शुरू हुआ 2025 में. इससे पहले नेशनल यूथ फेस्टिवल होता था जहाँ पे 5,000 से 7,000 युवा इकट्ठा होते थे और कल्चरल की एक्टिविटी, अलग अलग साहित्यिक चर्चाएं, कलाकृति, इसके ऊपर कभी सुविचार की, बड़े बड़े लोगों के विचार के साथ बात करते थे, ऐसा होता था. लेकिन अभी 2025 से इसकी थोड़ा सा रूपरेखा में परिवर्तन हुआ. परिवर्तन ये हुआ कि जिला स्तर से, जैसे कॉलेज या अपने गांव से जिला, जिला से राज्य, राज्य से राष्ट्र, तो भारत मंडपम में एक 3 दिन, लगातार 3 दिन एक बहुत भव्य आयोजन हुआ जिसमें पूरे भारत से 3,000 चुने हुए युवा इसमें योगदान दिए. और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट आप जानकर ताज्जुब करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें पूरा एक दिन युवाओं के साथ रहे. युवाओं ने जो प्रेजेंटेशन दिया, युवा ने जो मनन मंथन किया, उन्होंने ना बल्कि उसको सुना, उसके साथ साथ एक एक पॉइंट पे अपना योगदान भी दिया और सारे युवाओं को सराहना दिया. तो उसी के द्वितीय कड़ी में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आगाज हो चुका है. माननीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया सर ने इसको लॉन्च किया है और हमारे मंत्रालय की पोर्टल के माध्यम से इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं और आमंत्रित करते हैं देश के युवाओं को कि इस चैलेंज में जुड़े. तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि ये चैलेंज की रूपरेखा क्या हुआ है और पिछले साल से इस साल में क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ है व एक्स्ट्रा क्या चेंजेस है. इसमें मुख्यतः 4 धाराएं हैं. एक है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग या विकसित भारत चैलेंज. तो इस विकसित भारत चैलेंज में 10 विधाएं हैं, 10 थीम है. उस थीम में नशा मुक्त युवा है, सशक्त रोजगारक्षम युवा है, नारी सशक्त नारी है. तो अलग अलग 10 थीम के अंदर युवाओं को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से. अच्छा. लेकिन पिछले साल जो था, इस साल उसमें कोई परिवर्तन नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें जाने के लिए आपको अटेंड करना होगा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का क्विज. जी
क्विज पिछले साल के मुकाबले इस साल और अट्रैक्टिव हो रखा है, क्योंकि क्विज में 20 क्वेश्चन आएगा 10 मिनट में। पिछले साल तो नहीं था, इस साल सिलेक्टेड 10,000 युवाओं को मंत्रालय की तरफ से अलग से प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेगा। बहुत अच्छा। तो ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की जो क्विज है वो 1 सितंबर से शुरू हो चुका है, अब 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी। उनमें से जो बच्चे पार्टिसिपेट करके सिलेक्टेड होंगे, उनमें से कुछ सिलेक्टेड बच्चों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ऐसा एक ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, सिलेक्टेड ये जो ट्रैक है, जैसे 10 ट्रैक है, एक ट्रैक के ऊपर ऐसे लिखना पड़ेगा और ये डिजिटल इवैल्यूएशन होगा। उनमें से जो डिजिटल इवैल्यूएशन होगा उनको लेकर राज्य स्तर पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे। अच्छा। तो ये 10 विधा में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा और हर एक विधा की 3 बेस्ट सिलेक्ट होंगे। अच्छा। तो 10 विधाएं होंगे, 3 बेस्ट, तो राज्य से 30 लोगों की टीम सिलेक्ट होके दिल्ली पहुंचेंगे भारत मंडपम में। वहां पर भी ऐसा ही होगा, वहां पर वो 10 विधा में पूरे राष्ट्र की कॉम्पिटिशन होगा। हाँ। तो उनमें से जो टॉप 10 होंगे, टॉप 10 जो बनेंगे, हाँ। वो 10 लोगों की टीम माननीय प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये जो मौका मिल रहा है, मुझे तो कभी कभी ईर्ष्या होता है आज की युवा पीढ़ियों की कि हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को टीवी में देखते थे, लेकिन आज की युवा मित्र जो है इतना सौभाग्यशाली है कि इतने गौरवशाली प्रधानमंत्री जी को सामने देखते हैं और अपने बात रखते हैं, विचार विनिमय भी करते हैं। सही बात है, और वो भी टेक्नोलॉजी के साथ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो उसका ये जो देख सकते हैं कि पहले क्विज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे लिखना पड़ेगा और उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये 3 उसके जो लेवल, मतलब जो तबक्के। जी बिल्कुल। સર, મેઘરાજજી આપની સાથે વાત કરીશું કે આ યંગ, તમને યુથ આઇકન કહેવામાં આવે છે, તો યુવાને આપણે ધન સાથે કમ્પેર કરીએ છીએ, આપણો જે યુવા વર્ગ છે ધન સમાન છે એવું આપણે કહીએ છીએ। તો તમે શું માનો છો કે વિકસિત ભારતમાં યુવાઓનો કેટલી જવાબદારી છે ને કેવી રીતે લોકો વિકસિત ભારતમાં જેનું પ્રોગ્રેસ છે વધારવામાં મદદ કરી શકે? તો સૌપ્રથમ તો આપનો ધન્યવાદ, તમે મને બોલાવ્યો। મેઘરાજસિંહ દિગ્વિજયસિંહ ગોહિલ, દક્ષાબા પુત્ર દક્ષેશ નામ છે મારું। અને યુવા ધન એટલા માટે છે કારણ કે દરેકને અલગ અલગ ઈશ્વરે અલગ અલગ સંપત્તિ દરેક રાષ્ટ્રને આપી જ છે, પણ એમાં ભારતમાં સૌથી મોટી જે સંપત્તિ છે અને જેનો વિશ્વ રાહ જોઈને બેઠો છે કે જેનો કઈ રીતે દુરુપયોગ કરીને ભારતને નબળું બનાવી શકાય, એ સંપત્તિ છે એટલે અમારી યુવાની સંપત્તિ। અમારા સાહેબ અમને હર વખતે કહેતા કે જે કોઈ વસ્તુ તમને સમજાય નહીં ને તો એ વસ્તુને ઊંધી કરી દો, સામાન્ય ફોર્મ્યુલા છે। યુવાનું ઊંધું કરો તો એનો અર્થ થાય વાયુ। જેમ વાયુને સાચી દિશામાં વેગ મળે તો એ વિકાસ કરે, અને જો વાયુને ખોટી દિશામાં વેગ મળે તો એ વિનાશનું કારણ બને। તો એ જ રીતે યુવાની અંદર રહેલી જે વાયુ શક્તિ છે તેને જો સાચી દિશામાં વેગ આપવામાં આવે તો આખું ભારત જે છે એ ભારત વિકાસ કરશે, અને એ જ યુવાને જો ખોટી દિશામાં વેગ આપવામાં આવ્યો તો એ વિનાશ કરશે। એના માટે અને ધન જે વસ્તુ છે જેનાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ સદ્ધર બની શકે, જેનાથી રાષ્ટ્ર પણ સદ્ધર બની શકે, એટલે યુવા રૂપે રહેલી જે વાયુ શક્તિ છે એ પણ એક પ્રકારનું ધન જ છે। અને ત્યારે તે કદાચ યુવાઓ ફરીથી પાછા ભારતને જ પોતાની માતૃભૂમિને જ માં માનવા માંડશે, ત્યારે બધાય આપણે સાથે મળીને કહી શકશું એક કવિની પંક્તિની જેમ કે टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, अरे हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, एक युवा थे जिन्होंने पहले वतन मांग लिया, जिन्होंने पहले वतन। बहुत खूब खूब સાચી વાત કરી કે યુવાઓના જ હાથમાં અત્યારે દેશનું ભવિષ્યની એક કહેવાય કે ચાવી સમાન છે। सर, आपसे वापस जुड़ना चाहेंगे और यही YBL-YD पे ही बात करेंगे कि ये जो युवाओं को तक तो मिल रही है, PM सर तक पहुंचने की एक बहुत अच्छा सुगम रास्ता मिल रहा है, लेकिन ये देश के विकास में कैसे भागीदार बनेंगे ये लोग? जहाँ तक देश के विकास की भागीदार बनेंगे, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि युवा अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपने कोई भी काम में जुड़े हुए हैं, 15 से 29 साल के युवा जो हैं, उनको ये जो मौका मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के तक पहुँचने का, तो देश के विकास में जुड़ने के लिए सरकार के पास अपने वाणी, अपने बात रखने का मौका मिल रहा है। तो ये जो 10 ट्रैक्स है, जो 10 विधाएं हैं, उस विधा में समाज में जो भी समस्याएं हैं, जो भी डेवलपमेंट के लिए उनकी मन में क्या है, तो इसलिए इस बार जो मैं बात कर रहा था कि हम क्विज के बाद 2 विधाएं और जुड़ रही इस साल। एक है डिजाइन चैलेंज, जो कि पिछले साल नहीं था, इस साल जुड़ा हुआ है डिजाइन चैलेंज।
तो अलग डिजाइन जो आर्किटेक्चर के साथ जो हमारे पुराने परंपरा अपने पुराने शिल्पकला था, तो ये डिजाइन चैलेंज की बात होगी। एक और एक एक्टिविटी होगी हैकेथन, हैक फॉर ए सोशल चेंज। तो एक सोशल चेंज की हैकेथन भी होगा। जो बात आपने कहा कि देश की बढ़ोतरी के लिए, देश की विकास के लिए क्या हो सकता है, तो एक हैकेथन होगा। तो बेस्ट माइंड जो है, युवा मन जो है, तो ये युवा मित्र इसमें सिलेक्ट होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, कुछ युवा विकसित भारत चैलेंज से, कुछ युवा सिलेक्ट होंगे कल्चरल चैलेंज से, कुछ युवा सिलेक्ट होंगे हैकेथन से, हैक फॉर ए सोशल चेंज। और जो पहले बार इस बार इंटरनेशनल पार्टिसिपेट भी हमारे बीच में आएंगे। अच्छा, जिसमें हमारा बिम्स्टेक की यूथ है, क्योंकि भारत बिम्स्टेक की एक दावेदार सदस्य है, तो बिम्स्टेक की जो यूथ है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। केपीआई की इंस्टीट्यूशन जो है युवा है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सारे एक तरफ है, इसके रास्ते में जाने के लिए एक ही मुद्दा है, एक ही चाबी है, ताला है, जिसको चाबी आप ही के हाथ में है, वो है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज। तो सबसे पहले तो क्विज का ही जो क्विज में ही जाना पड़ेगा। प्रिपरेशन। अच्छा, ये सर जो आप बोल रहे हैं डायलॉग में, वो पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे युवा कहाँ कौन से पोर्टल पे जा सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, ये विस्तृत में बता देता हूँ यहाँ पर। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की पोर्टल है माई भारत। माई भारत की फुल फॉर्म में मेरा युवा भारत, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 31, 2023 को लॉन्च किया था। उस पोर्टल में युवा मित्र जाएंगे। पोर्टल में जैसे जाएंगे तो उसमें अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने आप को रजिस्टर्ड कर देंगे। इसमें 15 से 29 साल की युवा रजिस्टर होंगे। हमारे काफ़ी युवा मित्र इसमें ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। तो जैसे जो नहीं भी हुए हैं तो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो माई भारत पोर्टल पर जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उसमें अपना ओटीपी मोबाइल के द्वारा लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे वहाँ पे एक ओटीपी मांगेगा, आप ओटीपी उसमें डाल देंगे। जैसे ओटीपी डालेंगे तो ओपन होगा पेज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज। तो उस क्विज को लेने के लिए उसमें देखिए, उसमें 2-3 अर्हताएं हैं, उसमें कंडीशंस हैं। तो उसमें आपको भाषा चूज करना पड़ेगा कि उसमें भारत की जितने सारे हमारे भाषाएं हैं, मान्य भाषाएं, उस सारे भाषा में इस क्विज को रखा हुआ है। 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट की समय है। तो 10 मिनट में ये 20 सवाल देना है। आपने लॉगिन किया, ओटीपी डाला, ओटीपी डालने के बाद आपके सामने आ गया, स्क्रीन ओपन हो गया। उसमें एक के बाद एक प्रश्न आता जाएगा। आप उसको अपने भाषा, जो भी सहूलियत की भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी, तेलुगु, तमिल, सारे भाषाएं हैं, तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस को अटेंड करते जाइए। जैसे 20 क्वेश्चन खत्म हो गया उसमें सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देने के बाद उसमें अपना मंतव्य भी पूछता है पोर्टल कि आपको ये क्विज कैसा लगा। इसमें आप इसको रेटिंग करिए, 1 से 5 की रेटिंग करिए। और क्विज जैसे आपका सबमिट कर देने के बाद आपका स्कोर भी दिखता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया, कितने % मार्क रखे। और ज्यादा नहीं, हमारे युवा मित्रों की सहूलियत के लिए पासिंग मार्क सिर्फ 7 रखा है, 35%। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। और ये जो सवाल सबमिशन होने के बाद एक डिजिटल सर्टिफिकेट उनके नाम पे मिलेगा जी। तो तुरंत उनको इंस्टेंट तो सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो 10,000 सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट होंगे उनको मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि उसमें अपना एड्रेस वगैरह सारा रहता है, तो मंत्रालय की तरफ से सिलेक्टेड 10,000 को सीधा पुरस्कार भी मिलेगा। कुछ गुडीज जो मंत्रालय की तरफ से गिफ्ट उनको मिलेगा। और इन्हीं में से सिलेक्ट होंगे जो एसए में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर पीपीटी में जाएंगे, फिर भारत मंडपम में पहुंचेंगे। बहुत अच्छा। મેઘરાજ ભાઈ, આપણી સાથે વાત કરીએ કે આજે જે દેશના વિવિધ ભાગોમાં અને ખાસ કરીને ગ્રામીણ ભાગોની વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થીઓ હોય અથવા તો યુવાનો હોય, તેમાં સરકારી યોજનાઓથી કેટલા કનેક્ટેડ હોય છે ને એ લોકો કેટલો લાભ લેતા હોય છે સરકારીને તમે જુઓ તો? એક રીતે જોઈએ તો આપણી આજુબાજુમાં જ બધું થતું હોય, પણ આપણને એના વિશે પૂરતી માહિતી નથી હોતી કે આપણા માટે, વિદ્યાર્થીઓ માટે આવી સરકારી યોજનાઓ કાઢેલી છે, યોજનાઓમાંથી આપણે આપણા વિચારોને આગળ રજૂ કરી શકીએ છીએ। તો આ અલગ અલગ ચર્ચાઓ આપણે લોકો સાથે કઈ રીતે કરી શકીએ કે એ લોકોને માહિતગાર કઈ રીતે કરી શકીએ, એના માટે યુથ આઇકોનોને આ વખતે પ્રેઝન્ટ કરેલા છે કે અમે ત્યાં જઈને માની લ્યો કે અલગ અલગ યુનિવર્સિટી છે કે ગ્રામીણ ક્ષેત્રનો યુવા પોતાના ઉચ્ચતર શિક્ષણ માટે ક્યાંક મોટા સિટીમાં જતો હોય, શહેરમાં જતો હોય કે યુનિવર્સિટીમાં જાય છે,
પણ આ બાબતની માહિતી તેને અભ્યાસક્રમમાં નથી આવતી. આ વ્યક્તિને પોતે ગોતવાનું હોય છે, પણ કદાચ આળસને કારણે કે પોતાની રીતે એને નોલેજ નથી એટલે ન લઈ શકે. તો યુથ આઇકોનો તે જગ્યાએ જશે, ત્યાં યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ વાત પહોંચાડશે, તેના માધ્યમથી અલગ અલગ જગ્યાએ વાત જશે. એટલે એક જ માહિતીનો સંચાર એક માધ્યમથી અલગ અલગ લોકો સુધી જઈ શકે. તે માટે અલગ અલગ યુથ આઇકોન અલગ અલગ જગ્યાએ જશે. અમે આ વાત કરશું અને સોશિયલ મીડિયા થ્રુ પણ આ વાતનો સંચાર થઈ રહ્યો છે. અને આજકાલ કોઈ પણ ક્ષેત્રનો યુવા હોય તે સોશિયલ મીડિયા ઉપર તો એક્ટિવ હોય જ છે, એટલે ત્યાંથી પણ તેમને આ વાતની માહિતી મળી શકશે. આ યુવાનોમાં જે નેતૃત્વ ક્ષમતા હોય કે નિર્ણય શક્તિની વાત કરીએ કે જે સામાજિક જવાબદારીની વાત કરીએ, તો એ લક્ષણો કેવી રીતે વિકસાવી શકાય યુવાઓમાં, એના વિશે આપ થોડું જ્ઞાન આપો તો. યુવાનોમાં નેતૃત્વની ક્ષમતા, પછી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા, અને એમાં પણ તે સાચા નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા, એ ત્યાંથી વિકસાવી શકાય કે આપણે પોતાના આઈડલ માનતા હોય આપણે કોકને. ખરેખર વ્યક્તિ જેને પોતાના આઈડલ માને તેનું જીવન તેના જેવું ગણવા તે માંગતો હોય. આજકાલ તો એવું થાય છે કે રિયલ લાઈફ કરતા રીલ લાઈફના હીરો પાછળ અમારા જ યુવાઓ વધારે ભાગે છે. અને જે ખરેખર જેને આઈડલ માનવા જોઈએ અત્યારે લાઇબ્રેરીની અંદર પુસ્તકમાં બંધ છે, જે ધૂળ ખાય છે, તો ખરેખર એ યુવા એને પુસ્તકમાંથી બહાર લાવશે, પોતાના જીવનમાં એને વણશે, એના વિશે જાણશે, તો એના ગુણ તે પોતાની અંદર અપનાવી શકશે. અને દરેકની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા બધાના લોહીમાં મહારાણા પ્રતાપ પણ છે, છત્રપતિ પણ છે, પણ જે રીતે હનુમાનજીને પોતાની શક્તિઓનું સ્મરણ કરાવવા માટે જાંબવતજીની જરૂર પડી જ હતી, એ રીતે આપણા અંદર પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હનુમાનજી છે જ તે. આપણે મસ્ત એક જાંબવતજીને ગોતવાના છે, ને એ આપણને પુસ્તકોમાંથી ને આપણા જે વડવાઓ થઈ ગયા, જે ક્રાંતિકારીઓ છે, શૂરવીરો છે, મહાપુરુષો છે, તેમના જીવનમાંથી મળશે. सर आपसे वापस विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के बारे में बात करेंगे. तो ये जो रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, तो पिछले साल 2025 में कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे और इस साल कितनी बढ़ोतरी का आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? पिछले साल क्योंकि ये डिजिटल मोड पे पहली बार था, बट फिर भी हमारे युवा मित्र काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे. करीबन भारत से 30 लाख युवा ने इसमें पार्टिसिपेट किया. 30 लाख. तो जब 30 लाख युवा पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो इस साल कम से कम 50 लाख तो मिनिमम है ही है हमारा टारगेट. बट इससे जितने ज्यादा हो सके, तो इसलिए आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से मैं तमाम युवा मित्रों को रिक्वेस्ट करता हूं और आह्वान भी करता हूं, आप लोग इसमें जुड़िए और शामिल होइए. यहाँ पर मैं बता देता हूं, क्योंकि ये जरूरी क्या है, जरूरी है डेट लाइन, जो समय सीमा है. क्विज की टाइम 1 सितंबर से शुरू हुआ है, 15 अक्टूबर रात को 12 बजे तक ये रहेगा. अच्छा. तो 15 अक्टूबर 12 बजे तो बहुत समय है. तो हम नवरात्रि में भी जाते हैं, अलग काम में भी जाते हैं, और अपने पढ़ाई भी करते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स भी, बट उसमें से 10 मिनट समय निकालना है इसके लिए. जो ऐसे कॉम्पिटिशन्स होगा वो 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा. तो अलग अलग दिन में कोई भी क्योंकि वो ऐसे लिखना भी ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन है. ऐसे भी ऑनलाइन लिख के ऑनलाइन सबमिट करेंगे, तो ऑनलाइन उसका इवैल्यूएशन होगा. तो ऑनलाइन इवैल्यूएशन होने के बाद फाइनली जो फिजिकली पीपीटी चैलेंज होगा 24 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में. तो 24 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में राज्य स्तर पर इसकी कार्यक्रम होगा. और 10 से 12 जनवरी, जो कि हमारा 12 जनवरी प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है, जिसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर हिसाब से हम मानते हैं, तो उसी दिन को लेकर भारत मंडपम में उसकी फाइनल कार्यक्रम होगा. ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की क्विज की बात है. सर आपकी बात आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे साथ विपुल भाई अहमदाबाद से एक कॉलर जुड़ गए. जी विपुल भाई, आपनो प्रश्न पूछो. विपुल भाई, आपनो प्रश्न. मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है. सर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो आपने सोचा है कि जो युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए आपने यंग आइडल, जो यूथ आइकन्स बनाए, उनको भेज रहे हैं, तो ये विजन कैसे आया और ये इसकी सोच कहाँ से आई? बिल्कुल, ये यहाँ पर एक अच्छी चीज़ें हम बात करना चाहता हूँ कि सभी के जानकारी के लिए. कोई अगर कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि जो स्थापित लीडर्स हैं, स्थापित आइकन हैं, उनको हम बुलाएं, मंत्री श्री को बुलाएं, धारासभ्य जी को बुलाते हैं, सांसद श्री को बुलाते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं. तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब युवाओं के साथ सीधी बात करते हैं, तो उनके सोच है कि युवाओं को क्यों ना आगे आने को मौका दिया जाए.
तो हमारे मंत्री जी माननीय मनसुख मांडविया साहब ने ये कहा कि ना मंत्री जाएंगे ना अधिकारी जाएंगे, युवा जाएंगे। तो जितने कार्यक्रम युवाओं की हुए थे पिछले सालों में से, मतलब एक साल में, उनमें से जो अच्छे युवा हैं, जो इन्फ्लुएंसर भी है समाज में, युवा मित्रों के बीच उनका थोड़ा सा लीडरशिप लेने की है, उनका तो ताकत है। तो बात यह है कि उससे उनको आइडेंटिफाई किया गया यूथ आइकन के रूप में। तो एक कार्यक्रम अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में चल रहा है हमारा, जो सेवा पखवाड़ा के दौरान विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम। तो ये युवा कनेक्ट प्रोग्राम गुजरात में 8 जगह पे हो रहा है, पूरे भारत में 76 जगह पे हो रहा है। तो ये हर एक जगह पे कहीं पे एक, कहीं पे 2 जो हमारे उदीयमान उभरते हुए युवा मित्र जिनको कहेंगे, जिनका जैसे मेघराज हमारे साथ है, वैसे हमारे साथ बनराज भी है, उससे हमारे साथ कुणाल, हमारे साथ बसचल, माधेश जी। तो ऐसे बहुत सारे यूथ आइकन जो गुजरात की हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया और ये एक सेंट्रल पूल से सिलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा पहचान है तो मैंने मेघराज को ऐसे सिलेक्ट किया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उनके जो भी जिनके जितने यूथ आइकन है, उनकी सिलेक्शन उनकी योग्यता के आधार पर हुई है, ना कि पहचान के आधार पर। तो वो जो युवा मित्र हैं, जो यूथ आइकन है, वो लोग इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, युवा कनेक्ट के दौरान युवाओं के साथ बात करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। जो सही मायने में कहा जाता है कि आज के युवा कल का भविष्य, तो ये हमारे मंत्रालय के माध्यम से आज के युवाओं को बाकायदा एक प्लेटफॉर्म दी जा रही है। बिल्कुल सर, हमारे साथ विपुल जी वापस जुड़ गए हैं। विपुल भाई, अपना प्रश्न पूछो। मैडम, अभी सर ने ये जो डिजाइनिंग रिलेटेड कुछ बात किया, इस तरह से डिजाइनिंग ये चल रहा है, वो है वो पूरा समझना है। वो क्या कह रहे थे, मैंने थोड़ा मतलब 5 मिनट लेट चालू किया तो आइडिया नहीं आया। सर उन्होंने 5 मिनट लेट शुरू किया, तो वो जो डिजाइन, ये जैसे मैंने कहा था कि अलग अलग चैलेंज की ट्रैक है, तो एक ट्रैक है कि डिजाइन फॉर भारत। तो भारत के अंदर जितने हमारे डिजाइन्स हैं रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, हमारे स्थापत्य शैली, हमारे जो नए डिजाइन्स होंगे, देखिए कोई मंदिर की डिजाइन है, कोई बिल्डिंग की डिजाइन है, तो युवाओं के मन में क्या है, तो उनके लिए भी एक मौका प्रदान की जा रही है। इसकी डेट्स डिसाइड होगा, जैसे डिसाइड होगा हमारे पोर्टल पे आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो हमारे युवा मित्र देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो ये एक मौका है। उनमें से पूरे भारत में से सिलेक्ट होंगे करीबन 100 ऐसे मित्र जो रहेंगे, 1000 टोटल होंगे, जो कल्चरल डिजाइन हैकाथन के बीच में डिजाइन चैलेंज जो होगा, उसमें से ये लोग भी भारत मंडपम जाएंगे और ये लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अपने डिजाइन की प्रेजेंटेशन करेंगे। बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ विपुल भाई आपका जवाब मिल गया होगा इसमें। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो भारत की विकास यात्रा है, उसके साथ यूथ को कनेक्ट करने के लिए एक बड़ा चढ़ के बिल्कुल प्रोग्राम और युवा मंत्रालय माननीय मनसुख मांडविया सर जो हमारे मंत्री जी है, वो खुद लगे हुए हैं। रात को 8-8, 10-10 बजे भी बैठ के सारे अधिकारियों के साथ की मीटिंग लेना, एक 1-to-1 मीटिंग लेना, युवा मित्रों के साथ मीटिंग लेना, तमाम अधिकारी, तमाम उनके जो माननीय धारा सभ्य श्री है, माननीय सांसद श्री है, यहाँ तक कि तमाम हायर एजुकेशन की सचिव है, तमाम राजभवन को, तो सभी को लेके एक उत्सव की माहौल बन रहा है, जो कि विकसित भारत 2047 की तरफ हम जा रहे हैं। બિલકુલ મેઘરાજભાઈ, આપને પણ એક પ્રશ્ન પૂછીશ કે તમારા ખભે બી કહી શકાય કે અત્યારે ઘણો મોટો ભાર છે, આટલા બધા યુવાનો સાથે સાચી માહિતીનો આદાન પ્રદાન કરવું એ ખૂબ જરૂરી છે। જેમ કે કીધું કે ખબર તો હોય પણ સાચું શું ખોટું શું એ આપણને સમજાવવાવાળું કોઈ હતો, અત્યારે તમારા ખભે એ ભાર મુકાયેલો છે, તો તમે કેવી રીતે તૈયારી કરો છો? ખભે સમજો તો રાષ્ટ્રભક્તિનો ભાર તો ન હોય, પણ આપણે એક રીતે સ્વયંનું સ્વાધ્યાય થાય કે હું કોઈ પણ જગ્યાએ કંઈ બોલું છું દેશભક્તિની વાત, તો ખરેખર જ્યારે દેશભક્તિ દેખાડવાનો સમય આવે ત્યારે હું પાછળ ન રહી શકું, કારણ કે મેં લોકોને કીધેલું છે। એટલે સ્વયંનું સ્વાધ્યાય થાય। અને એક પ્રશ્ન ઘણીવાર થાય આપણને કે ખરેખર આપણે લોકોને દેશભક્તિની વાત પહોંચાડીએ છીએ તો ખરેખર શું દેશભક્તિ જાગી જશે? આ કાંઈ એક પેઢીઓ દર પેઢી ચાલવાવાળી આ વાત છે, ડાયરેક્ટ એનું રિઝલ્ટ ન મળી જાય। પણ ખરેખર જ્યારે એકવાર અર્જુનને જે રીતે પ્રશ્ન થયેલો કે હાલો માની લ્યો કે કૃષ્ણ ભગવાન હું યુદ્ધ લડી લઉં, હું જીતી ગયો, પણ જો હું ન જીતો તો કૃષ્ણ ભગવાને તેમને જે શ્લોકમાં કીધું હતું કે તું જીતીશ તો તને પૃથ્વીનું રાજ મળશે, અને જો તું મરીશ તો મરીશ નહીં પણ વીરગતિ પામીશ, તને સ્વર્ગ મળશે। એ રીતે જો યુવા દેશભક્તિની વાત કરશે,
દેશભક્તિનું કાર્ય કરશે તો દેશ બદલાઈ તો જશે જ તે, પણ જો એના જીવનકાળની અંદર દેશ ન બદલાણો તો એની મહિરા પહેલા એ સંતોષ એક સૈનિકને રહી એમ રહેશે કે મારું મૃત્યુ સામાન્ય નથી, સામાન્યથી પર છે, દેશભક્તિનું મૃત્યુ છે. હતો વા પ્રાપ્સસી સ્વર્ગમ જીતવા વા ભોક્ષશે મહિમ તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ કોંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. તો એ રીતે તે યુવાનોને તે કોંતેયની જેમ ઊભું થઈને દેશભક્તિના કાર્યમાં લાગી જવું જોઈએ. શું ફળ મળશે નહીં મળે આજે નહીં તો કાલે મળશે, આપણે નિમિત્ત તો બનશું જ તે રાષ્ટ્ર નિર્માણ. ખૂબ સાચી વાત છે. એટલે સરકારો દ્વારા યુવાનો માટે ચાલી રહેલ વિવિધ યોજનાઓ અને પ્રયત્નો આપણને આશ્વાસન આપે છે કે આ પેઢી યોગ્ય માર્ગદર્શન અને સહાય સાથે દેશની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈ શકે છે. કમલ સર, આપ દૂરદર્શન કે સ્ટુડિયોમાં, મેઘરાજ તમે પણ આવ્યા અને અમારા દર્શક મિત્રો સાથે આટલી માહિતી સાझा કરી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો, આજે થયેલી ચર્ચાએ સ્પષ્ટ પણ કરી દીધું કે યુવાનો માટે ન માત્ર તક પણ જવાબદારી પણ છે, જેમણે તેઓ નેશન બિલ્ડિંગમાં પણ સક્રિય ભાગ લઈ શકે છે. દર્શક મિત્રો, આજની ચર્ચામાં બસ આટલું જ. આવતીકાલે નવા વિષય સાથે, નવા મહેમાનો સાથે ફરી હાજર થઈશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.